तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। पिछले कई घंटों से तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम लोग जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तमाम लोग जो फेसबुक पे रील्स देखते हैं, ऐसे तमाम लोगों के सामने उनके फीड पे एक खबर बहुत तेजी के साथ आई। और कोई भी शायद बहुत बिरले ही होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया होगा, जिन्होंने ग्रुप में मैसेजेस नहीं किए होंगे। खबर ही ऐसी थी। खबर थी कि हमारे देश के एक ऐसे जाने माने शख्स जिन्होंने इस देश को कायदे से देश बनने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, बहुत ज़्यादा योगदान दिया, शायद हर बड़ा सपना इस देश के निवासियों को उन्होंने ही दिखाया, रतन टाटा, उनकी मौत हो गई। ये खबर जब 9 तारीख को निकल के सामने आई, तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। साथ ही फिर उनसे जुड़ी कई सारी ऐसी खबरें निकल के आई, जैसे जो उनका अंतिम संस्कार होगा वो पारसी रीति रिवाज से होगा। अब पारसी रीति रिवाज मतलब क्या? पारसी रीति रिवाज में लाश को, गिद्धों को क्यों खिलाया जाता है? ये तमाम सवाल लोगों ने फिर पूछने शुरू किए। साथ ही फिर उनकी निजी जिंदगी क्या थी, उस जिंदगी के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की। और जब जानने की कोशिश की तब जानने के बाद लोग दुखी थे कि एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है अभी के मौजूदा हालत में, एक ऐसा शख्स जिसको ना हिंदू नफरत करता है, ना मुस्लिम नफरत करता है, ना सिख करता है, ना ईसाई करता है। आमतौर पे कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको लोग गाली देते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग उल्टा सीधा कहते हैं, जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए। लेकिन शायद ऐसा कोई नहीं हुआ जिन्होंने कभी भी रतन टाटा को कुछ कहा हो। उसके पीछे वजह थी कि इन्होंने सबका दिल जीता था। जमीन से लेकर आसमान तक टाटा का ही प्रोडक्ट दिखाई देता है। जब पूरा देश आयोडीन की कमी से ग्रसित था, पूरा देश आयोडीन की वजह से अलग अलग बीमारियों से जूझ रहा था, उस टाइम आयोडीन युक्त नमक अगर कोई लेके आया था तो वो टाटा जी थे, टाटा सॉल्ट। आज भी अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है और वो अच्छी खासी चाय पीने का शौकीन है, चाहता है कि एक बढ़िया चाय हो, बढ़िया स्वाद आए, बढ़िया कलर आए, तो प्रीमियम सेगमेंट में अगर कोई चाय है तो वो टाटा टी। आज भी अगर कोई किसान किसी लोहार के पास या फिर किसी हार्डवेयर के शॉप के पास अगर जाता है और कहता है कि भैया मुझे एक फावड़ा दे दीजिए, कुल्हाड़ी दे दीजिए, जब सामने वाला देता है फिर एक शब्द वो पूछता है कि जो लोहा है वो टाटा का है कि नहीं। यानी एक किसान को, एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक स्टूडेंट जो बीटेक करता है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, टेक्निकल पढ़ाई करता है, वो चाहता है कि टीसीएस में उसका जॉब लग जाए। तो एक स्टूडेंट, एक आदमी अगर कुछ पैसे लगाना चाहता है शेयर मार्केट में तो सबसे सेफ उसके लिए है कि वो टाटा ग्रुप में लगाए। तो एक इन्वेस्टर, एक माँ अपने बच्चे के लिए अगर किसी प्रोडक्ट पे यकीन करती है तो टाटा के प्रोडक्ट पे। हवाई जहाज से लेके किचन में टाटा का कोई ना कोई सामान जरूर यूज होता है। गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी टाटा के प्रोडक्ट में बैठने का सपना देखता है। हर उस कंपनी जिसको हम लग्जरी मानते हैं उसमें कहीं ना कहीं टाटा का योगदान है। जियो जब बुरी तरह हावी हो गया था और बीएसएनएल को खड़ा करने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था तो बीएसएनएल का दामन थामा टाटा ने, और इस समय बीएसएनएल की ऐसी हालत है कि कम से कम सिग्नल आ रहा है। तो एक ऐसा शख्स जिसने 100 से ज़्यादा कंपनियों को खड़ा किया, एक ऐसा शख्स जिसने हर एक भारतीय का दिल जीता, एक ऐसा शख्स जो आज भी हर नौजवान को एक सपना दिखाता है। हर एक नौजवान को वो बंदा आइडियल है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि उस शख्स की जो निजी जिंदगी है उसका एक बड़ा कोना आज भी बहुत दुख भरा है। और शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स अगर कोई था तो हमारे रतन जी टाटा थे, और शायद दुनिया का सबसे बदनसीब शख्स अगर कोई था तो हमारे रतन जी टाटा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले रतन जी टाटा के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। हालांकि ये खबरें आपने अलग अलग चैनलों पे सुन ली होंगी, लेकिन इन केस अगर किसी ने नहीं सुनी तो मिनट 2 मिनट में बता देता हूँ। रतन जी टाटा का जो जन्म था, देश तो आज़ाद हुआ ना थी, साल 1937 में बॉम्बे में हुआ। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, बाद में मुंबा देवी के नाम पे मुंबई पड़ा। देश आज़ाद था नहीं, गुलामी का समय था। उस टाइम पे उनका जन्म हुआ। उनके जो पेरेंट थे वो गुजरात से आए थे। 10 साल की उम्र में ही पेरेंट्स से उनकी जुदाई हो गई। उसके बाद उनको टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे उन्होंने गोद ले लिया। उस टाइम टाटा ग्रुप भी इतना हाईलाइटेड नहीं था, एक छोटी मोटी कंपनी थी। जमशेद जी टाटा उसके अध्यक्ष थे। अब जब इनको गोद लिया, इनका लालन पालन किया, तो लालन पालन करने के बाद एक उम्मीद थी कि कुछ तो ये करेंगे, साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन रतन जी टाटा हालांकि बहुत मिडिल क्लास से थे, लेकिन जब इनको गोद लिया गया, एक तरह से बड़ी संपत्ति इनके हाथ आई, लेकिन फिर इन्होंने उस संपत्ति का मोह नहीं किया।
इन्होंने उस कंपनी में एज ए वर्कर काम किया। काम करते करते इन्होंने उस कंपनी को अच्छे खासे आयाम पे पहुंचाया, साथ ही अपनी पढ़ाई करी। पहले कुछ दिन मुंबई में रहे, फिर अलग अलग जगहों पे गए। उसके बाद ये फॉरेन निकल जाते हैं। फॉरेन में जाने के बाद पढ़ाई के दौरान और एक कंपनी में काम करने के दौरान इनको प्यार हो जाता है, और इनकी ज़िंदगी का सबसे अधूरा पन्ना यही था। प्यार हुआ, लड़की को इन्होंने देखा, देखने में भी बेहद स्मार्ट थे, हैंडसम हंग थे। लड़की ने इनको देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात एक दूसरे के घर तक आती है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी मन से थे, और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही थी, नौकरी भी बढ़िया चल रही थी, दोनों लोग खुश थे। साथ ही उस लड़की को भी पता था कि इनको एक बड़ी कंपनी के ओनर ने गोद लिया है, तो लड़की का भी फ्यूचर सेट था। ओवरऑल इनकी ज़िंदगी भी यही थी कि उस लड़की से अगर शादी हो जाए तो तमाम ज़िंदगी बढ़िया गुजरे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। तमाम चीज़ें जब बढ़िया चल रही थी साल 1961 के आसपास, इसी दौरान जो टाटा साहब थे उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। अब दादी की तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद ये वापस आते हैं। वापस आने के बाद उनका इलाज करवाते, इसी दौरान फिर जो इनके फादर साहब थे उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई, उनकी भी उम्र भी हो चुकी थी। उन्होंने इनसे कहा कि भाई कंपनी की जिम्मेदारी अब तुम खुद संभालो। कंपनी की जिम्मेदारी संभालने लगे, इधर दादी की तबीयत भी खराब थी। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि काम करो, तुम इंडिया आ जाओ और यहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे। गर्लफ्रेंड के घर वालों ने भी कहा कि चलो ठीक है चले जाओ। साल 1962 आ गए इतना होते होते। लेकिन इसी दौरान फिर साल 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। अब ऐसे युद्ध के हालत में कोई भी पेरेंट होंगे अपने घर की लड़की को अकेले भारत में भेजेंगे नहीं। जैसे इस समय अगर कोई कहे कि आप इजराइल चले जाओ, ईरान चले जाओ, तो कोई नहीं भेजेगा, लेबनान चले जाओ। वही हालत उस टाइम भी थी। लड़की आई नहीं, बट जब तक नॉर्मल हुई, जब तक युद्ध की स्थिति चेंज हुई, पता चला उस लड़की की शादी हो गई। यानी एक लड़की जिसको टाटा जी ने प्यार किया, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, तमाम सपने देखे, वो लड़की इन्हें मिली नहीं। हालत ऐसी थी कि उधर वो जा नहीं सकते थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी। टाटा ग्रुप को भी इनको संभालना था, उसको खड़ा करना था, तमाम मुकाम हासिल करने थे। इनके सपने भी बहुत बड़े थे, जैसे भारत को पहली कार देंगे हम, भारत में बनी पहली कार देंगे, भारत में जो आयोडीन की कमी से बीमारियां होती हैं उसको दूर करेंगे, नमक में हम आयोडीन मिलाएंगे। तमाम चीज़ें इन्होंने सोच रखी थी। देश के लिए ये तमाम ख्वाब इनके प्यार से ऊपर हो गए। देश सेवा में लग गए, कंपनी खड़ी की, तमाम नौजवानों को रोज़गार दिया, तमाम लोगों को सहूलियत दी। इसी दौरान फिर इनकी ज़िंदगी में एक और लड़की आती है, और ये लड़की कहीं बाहर की नहीं, हिंदुस्तान की थी, जिसका नाम था सिमी। बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस, एक अदाकारी। उसके साथ नज़दीकियाँ हुई, नज़दीकियाँ फिर आगे बढ़ी। रतन जी को लगा कि शायद ज़िंदगी में यहाँ एक फुल स्टॉप है, शायद यहाँ पे अब प्यार मिल गया, अब शादी हो जाए। लेकिन फिर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रतन जी उस लड़की के करीब आए, तो आने के बाद फिर ये हुआ कि शादी करेंगे, दुनिया में खबरें फैली। लेकिन फिर उस लड़की की किसी और से शादी हो गई। हालांकि उस लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी 3 ही साल चली, यानी जो सिमी थी, आज भी हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो थी 3 ही साल चली। लेकिन फिर रतन जी से उनका मेल मिलाप हुआ नहीं, और फिर रतन जी की जो ज़िंदगी थी अधूरी रह गई। इसके बाद फिर एक लड़की से इनकी और नज़दीकियाँ हुई। उम्मीद थी कि शायद इसके साथ शादी हो जाए, इसके साथ ज़िंदगी बढ़िया चले। लेकिन फिर वही बात कि लड़की अब चली गई छोड़ के, और इनके हिस्से में केवल अकेलापन और अधूरापन आया। चौथी बार फिर इन्हें प्यार हुआ। प्यार होने के बाद फिर उम्मीद जगी कि शायद इस लड़की से रिश्ते ताल्लुकात मुकम्मल हो जाए, शादी हो जाए। लेकिन फिर नहीं हुई। 4 बार इनको प्यार हुआ, 4 बार इनका ब्रेकअप हुआ। चारों बार लड़कियां इन्हें छोड़ के चली गई, और ये अपनी ज़िंदगी में अकेले रह गए। अरेंज मैरिज शायद इन्हें मंजूर नहीं थी, किसी अनजान लड़की के साथ ये रहना नहीं चाहते थे। और 4 बार के बाद शायद इनका दिल इस कदर टूटा कि फिर इन्होंने किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं, और ना ही फिर इनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी। ये इनकी पर्सनल ज़िंदगी थी। एक व्यक्ति जो न जाने कितने अरबों खरबों का मालिक था, 4 बार वो प्यार के लिए तरसता रह गया, और उसको कभी प्यार नहीं मिला। ये इनकी ज़िंदगी का एक दुख भरा पहलू था। दूसरा दुख भरा पहलू अगर इनकी ज़िंदगी का बताएं तो इन्होंने सपना देखा था साल 1998 के आसपास कि भारत में जितनी गाड़ियां हैं वो विदेशी हैं और बहुत महंगी है। मैं भारत के लोगों को, खासकर मिडिल क्लास लोगों को, एक ऐसी गाड़ी दूंगा जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके, मिडिल क्लास लोगों को मिल सके, सस्ते दाम पे होगी, एवरेज बढ़िया होगा, तेल कम खाएगी, मेंटेनेंस लो होगा। भारत की पहली गाड़ी अगर किसी ने बनाई थी तो रतन जी टाटा थे।
साल 1998 के आसपास इन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की। 4 साढ़े 4 या फिर उसके आसपास उस गाड़ी की कीमत थी, टाटा इंडिका। इस उम्मीद के साथ कि भारत के तमाम लोग इसको खरीदेंगे, इसको प्यार देंगे। एक सपना था कि भारत की पहली गाड़ी और तमाम मिडिल क्लास लोगों को मैं गाड़ी की सवारी करवाऊंगा। लेकिन ये सपना भी इनका अधूरा रह गया और वो गाड़ी चली नहीं ज़्यादा, पिट गई। कुछ साल बाद इन्होंने फिर एक सपना देखा था कि मैं भारत में सबसे सस्ती गाड़ी दूंगा। इन्होंने नयनों का सपना देखा, प्रॉमिस भी किया कि एक ऐसी गाड़ी जो 1 लाख में मिल जाएगी। तमाम लोग उत्साहित थे। लेकिन जब इन्होंने प्रॉमिस किया उसके बाद महंगाई बढ़ी। 2 साल बाद जब इन्होंने गाड़ी लॉन्च की तो 2 लाख कुछ हज़ार से लॉन्च उसकी स्टार्ट हुई। आलम यह हुआ कि जब वो गाड़ी लॉन्च हुई और प्राइस जब डबल लोगों ने देखा, आमतौर पे कोई भी गाड़ी 4 लाख 6 लाख के नीचे नहीं मिलती, लेकिन 2-2.5 लाख की वो गाड़ी नहीं चल पाई। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया और नैनो भी सफल नहीं हुआ। तो भारत की पहली गाड़ी देने का सपना भी कहीं ना कहीं इनका अधूरा रहा। सबसे सस्ती गाड़ी देने का सपना भी इनका अधूरा रहा। और भी कई सपने इन्होंने देखे जो कभी मुकम्मल ना हुए। एक व्यक्ति जो हर एक नौजवान को नौकरी देना चाहता था, एक व्यक्ति जो सबके घर के सामानों को सस्ते दामों पे देना चाहता था, एक व्यक्ति जो एक लॉयल लड़की से शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता था, ये तमाम चीज़ें रतन जी को कभी नसीब नहीं हुई। एक दुख भरी कहानी थी इनकी। वो शख्स जो जिद में आता है तो रेंज रोवर और जगुआर खरीद लेता है, वो शख्स जो 100 से ज़्यादा कंपनियों को खड़ी कर देता है, वो आज तक अपने परिवार को खड़ा नहीं कर पाया। 86 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बीच क्रैंडी हॉस्पिटल में 9 अक्टूबर साल 2024 यानी अभी कल खबर आई कि रतन जी टाटा नहीं रहे। अब जब खबर निकल के सामने आई तो यहीं से एक और सवाल उठा कि आखिर इनका अंतिम संस्कार होगा कैसे। क्योंकि जो पारसी रीति रिवाज है उसका अलग ही नियम है। हिंदू धर्म है तो उसमें लाश को जलाते हैं, दाह संस्कार। इस्लाम और ईसाई में दफन करते हैं, हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस हैं दोनों में। इस्लाम में डायरेक्ट दफन करते हैं, ईसाई में कॉफिन में करते हैं। तो दोनों में अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पंचतत्व के हवाले ही करते हैं। कुछ आज भी हमारे आदिवासी या फिर कुछ पुराने लोग हैं जो पानी में बहा देते हैं। लेकिन जो पारसी रीति रिवाज है उसका अंतिम संस्कार का तरीका बड़ा डरावना सा है। अब हम लोग के लिए तो डरावना सा ही है। दरअसल पारसी रीति रिवाज में वो लाश को बड़ा पवित्र मानते हैं। वो आत्मा निकल गई तो लाश उनके लिए कूड़े कचड़े जैसा है। तो ना ही वो आग को जला सकते हैं, आग में उसको लगा सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम आग में डालेंगे तो अग्नि जो है वो पवित्र हो जाएगी। ना ही वो दफनाते हैं, उसके पीछे उनका मानना है कि अगर हम दफनाएंगे तो जो मिट्टी है वो पवित्र हो जाएगी। ना ही वो पानी में बहाते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका मानना है कि अगर पानी में बहाएंगे तो जल अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे हाल में वो बड़ा भयानक काम करते हैं। दरअसल उनके पास जो उनका कब्रिस्तान, उनका शमशान होता है, वहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस होता है, जिसको पारसी भाषा में दखमा कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक ऊंची सी इमारत होती है, उस पर सबसे पहले लाश को ले जाते हैं। और उससे पहले जब कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, शमशान में लेके जाते हैं, तो सबसे पहले फिर उस लाश को प्रार्थना हॉल में लेके जाते हैं। वहाँ पे प्रार्थना होती है। उसके बाद गेह सारनू पढ़ा जाता है। गेह सारनू पढ़ने के बाद फिर आहना बेती का पाठ होता है, पहले अध्याय का। उसके बाद फिर उस लाश को टावर ऑफ साइलेंस पे लेके जाते हैं, जिसे दखमा कहा जाता है। और दखमे पे ले जाने के बाद उस लाश को खुली हवा में छोड़ देते हैं। यानी उस लाश को जितने गिद्ध हैं वो नोच नोच के खाएंगे। उस टाइम गिद्ध भी बहुत होते थे पहले के ज़माने में। तो ये नियम था कि लाश को हवा में छोड़ दो, जानवर, पंछी, ये तमाम लोग खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। कुछ महीने, कुछ साल बाद जब कंकाल रह जाएगा तो हम कंकाल को कहीं यथातथा निपटा देंगे। ये नियम था। तो बड़ा सवाल था कि क्या रतन जी टाटा को भी ऐसी खुली हवा में छोड़ दिया जाएगा कि गिद्ध नोच नोच के खाएं? शायद एक हिंदुस्तानी होते हैं, कहते कलेजा कांप जाता है अगर ऐसा उनके बारे में सोचे तो। उनके साथ जो जो हुआ और जो जो होना था वो अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले उनको प्रार्थना हॉल लेके जाया गया, जहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग लगभग आ सकते थे। उसके बाद फिर गेह सारनू पढ़ा गया। उसके बाद फिर अहना बेती का पाठ हुआ, उसके पहले अध्याय का। उसके बाद उनको एक इलेक्ट्रिक फर्नेस, यानी जो बिजली के माध्यम से दाह संस्कार होता है, उससे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। क्योंकि इंसानियत, मानवता इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जो रतन जी टाटा हैं उनको हम लेके जाएं और खुली हवा में छोड़ दें, चील कौवे खाएं, शायद नहीं। तो उनको बिजली के माध्यम से जो
तापमान उत्पन्न करता है, जो चिता होती है इलेक्ट्रिक वाली, उस पर उनको लिटाया गया और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, करा जाएगा कायदे से कहें तो एक शख्स जिसकी ज़िंदगी पूरी दुनिया को खुशियाँ देने में बीत गई, 4 बार प्यार में उस व्यक्ति को कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। भारत के लिए तमाम सपने उन्होंने देखे। एक आखिरी सपना उनका था कि मैं BSNL को खड़ा कर दूं, BSNL 5G आ जाए, लेकिन वो चले गए, BSNL 5G नहीं आया। चूँकि BSNL इस कदर टूट चुका था कि उसको खड़ा करने भी उन्होंने जी जान से कोशिश की, लेकिन कितना भी कर लें, अगर रीढ़ ही कमज़ोर है किसी व्यक्ति की तो कितना सीधा खड़ा होगा। साथ ही उन्होंने भारत की सबसे सस्ती गाड़ी नैनो देने की कोशिश की, वो भी सक्सेस नहीं हुई। भारत की पहली गाड़ी इंडिका देने की उन्होंने कोशिश की, वो भी सक्सेस नहीं हुई। बड़े बड़े पैमानों पे वो व्यक्ति खरा उतरा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे प्यार हो गया, सपने हो गए, निजी जिंदगी हो गई, ये उनको नसीब नहीं हुआ। आखिरी मौके पे ना ही उनका कोई बेटा था, ना ही उनका कोई सगा भाई था, ना ही उनकी कोई पत्नी थी, कोई नहीं था। बस डॉक्टर, नर्स और कुछ ट्रस्ट के लोग, और उन्हीं के बीच उनकी जान चली गई और आज हमारे बीच नहीं है। तो फिलहाल ये उनकी निजी ज़िंदगी की कुछ अनसुलझे कहानियाँ, किस्से थे, और अंतिम संस्कार को लेकर एक मिथक था, मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।